हेलो फ्रेंड्स। आज हम पहले वाले वीडियो में जो कुछ बाकी रह गया था उसको पूरा करेंगे। इसमें सेतु जो अपने लिगेंड है, सेतु लिगेंड पाए जाते हैं। दो केंद्रीय धातु परमाणु दो होते हैं और उनके मध्य जो जोड़ने वाले जो लिगेंड होते हैं उनको सेतु लिगेंड बोलते हैं। इसमें जो सेतु लिगेंड के रूप में कार्यरत है वो है NO2, नाइट्रो और एक है हाइड्रोक्सो। तो ये समूह जुड़े हुए हैं क्रोमियम के बीच में। आपका पहला एग्जाम्पल है। तो ये दोनों सेतु लिगेंड है। इसमें स्टार्ट हुआ है एक्वा से, मतलब जल के चार लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक्वा के चार लिगेंड जुड़े हुए हैं और वो एक्वा के लिगेंड क्रोमियम के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद क्रोमियम जुड़ा हुआ है दो सेतु लिगेंडों के साथ में, नाइट्रो और हाइड्रोक्सो दोनों के साथ जुड़ के ये बना रहा है आपका वापस क्रोमियम आयन है और वो वापस जुड़ा हुआ है एमीन के साथ। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उनका नामकरण अपन कैसे करेंगे। तो उसमें अपन स्टार्ट करेंगे जिस इधर से स्टार्ट करना है, जैसे एक्वा से इधर से स्टार्ट करेंगे अपन। तो एक्वा कितने CR है तो लिखा हुआ है टेट्रा एक्वा। और उसके बाद में क्या है, सीधा क्रोमियम है तो टेट्रा एक्वा क्रोमियम। क्रोमियम की यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे अपन किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की वैलेंस या उसकी सॉरी OS कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन स्टेज कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीजन स्टेज निकालने के लिए यहाँ पे क्रोमियम है वो एक तो नाइट्रो जुड़ा हुआ है और एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी टोटल जो इसके पीछे जो दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये C4 दे रखा है। C4 मतलब यहाँ पे ऋणायन कितने चार दे रखे हैं। तो यहाँ चार ऋणायन दे रखे हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज होगा वो कितना होगा, +4। कितना होगा, +4, ठीक है। तो +4 चार्ज होने के कारण अब इसके टोटल तो दोनों जो क्रोमियम और दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो दोनों +4 है तो +4 है तो दोनों आधा कितना हो गया, +2 तो +2 तो वहाँ से आ गया, ठीक है। अब शेष यहाँ पे NO है, NO2। तो NO2 के ऊपर चार्ज कितना होता है, NO2 लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना होता है, NO2 के ऊपर होता है -1। इसके ऊपर चार्ज होता है -1, ठीक है। तो -1 चार्ज होता है। तो -1 इसका, और OS के ऊपर कितना चार्ज होता है, इसके ऊपर भी होता है -1। तो -1 और ये -1 ये हो गया -2। तो -2 होने के कारण अब इनके ऊपर चार्ज माइनस ये दोनों माइनस, इनके ऊपर कितना आना चाहिए, प्लस आना चाहिए क्रोमियम के ऊपर। इसके ऊपर +1 और बढ़ जाएगा, इसके ऊपर भी +1 और बढ़ जाएगा। तो दोनों के ऊपर एक प्लस बढ़ जाएगा। और प्लस पहले 2 तो थे ही, और 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। तो 3 हो गया। तो यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +3। तो इसका अपन क्रोमियम को कोष्ट के अंदर इनके आयन जो ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएंगे वो कितने दर्शाएंगे, +3। अब उसके बाद में आगे वाले अपन नाम लिखना है लिगेंड का। कौन से लिगेंड का, अपने सेतु लिगेंड का, ठीक है। यहाँ ब्रिज लिगेंड का नाम लिखना है। तो ब्रिज लिगेंड का नाम लिखने से पहले आपको मैंने बताया था कि म्यू लिखना है। जो अब पहले वाली वीडियो मैंने आपको बोला था कि म्यू लगाएंगे ब्रिज लिगेंड के आगे। तो म्यू लगाने के बाद लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, लिखा हुआ है म्यू हाइड्रोक्सो। क्यों, अपने H पहले आता है और N बाद में आता है। म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू नाइट्रो। तो ये दोनों वाले जो कोष्टक में चोरी जो ये जो थे अपने इसके ब्रिज लिगेंड थे, ये दोनों कंप्लीट हुए। तो ब्रिज लिगेंड के बाद अपन देखेंगे उसके बाद क्या दे रखा है, एमीन समूह दे रखा है। देखो क्रोमियम ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसको बाद में लिखेंगे। तो इसके बाद में ये एमीन दे रखा है। तो एमीन कितने दे रखा है, 4 दे रखा है, लिख दिया टेट्रा एमीन। क्रोमियम की यहाँ भी सूचता कितनी है, +3। तो क्रोमियम कोष्टक में 3 आयन कर दिए 3। और उसके बाद में पीछे क्लोराइड लिखा हुआ है। यदि क्लोराइड नहीं लिखा हुआ होता और +4 पीछे ऊपर दे रखा होगा तो होता, तो अपन क्या लिख देते यहाँ पीछे आयन। परंतु यहाँ पे ऊपर पीछे क्लोराइड क्लोरो के 4 आयन दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसको पीछे लिख देंगे क्लोराइड। इस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे। और इसी प्रकार से नामकरण दे रखा है, इसमें भी आप इसी प्रकार से ये करोगे। उसके बाद आ जाता है आपका आगे वाला, वो है अपने समावयवता। एक नया टॉपिक है, इसको बोलेंगे अपन आइसोमेरिज्म। विद्यार्थियों, आइसोमेरिज्म के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो। और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म है, इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है उपसंयोजक यौगिकों में समावयवता। इसमें लिखा है कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना व त्रिविम व्यवस्था क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं। और इस प्रक्रम को अपन क्या बोलते हैं, समावयवता बोलते हैं।
उपसर्ग यौगिकों में अपने दो प्रकार की समावयता पाई जाती है, एक पाई जाती है संरचनात्मक समावयता और एक पाई जाती है त्रिविम समावयता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले ये आपकी संरचनात्मक समावयता। तो संरचनात्मक समावयता बेटा क्या होती है, आपको मैं बोल चुका हूँ, जिसमें संरचना बाकी सब तो ठीक होता है परंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, उसमें भिन्नता पाई जाती है, उनको अपन संरचनात्मक समावयता कहते हैं। इसमें क्या लिखा, वे उपसर्ग यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है, उन्हें अपन संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। और इस प्रकार की समावयता को अपन क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावयता कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें भिन्नता पाई जाती है वो दो प्रकार के, दो या तीन प्रकार के जितने भी अलग अलग समावयवी होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, संरचनात्मक समावयवी आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस जो पूरी इस जो ये समावयता पाई जाती है यहाँ इस प्रकार के जो प्रक्रम है इसको अपन क्या बोलेंगे, इस प्रकार समावयता को क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, संरचनात्मक समावयता बोलेंगे। इसके बाद है आपका अपन संरचनात्मक समावयता भी कुछ भागों में बांटा गया है, उसका पहला सब भाग है टोटल अपने यहाँ पढ़ेंगे। तो उसमें पहला पार्ट है वो आयनन समावयता, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जो संरचनात्मक समावयता का पहला भाग है। देखो आयनन समावयता है ये, देखो संरचनात्मक समावयता वेरी इंपॉर्टेंट इन 2020 जो 2021 के लिए एग्ज़ाम होगा उसके लिए, ठीक है, तो ध्यान रहे। उसके बाद इसमें क्या है, ये आयन समावयता, इसके बारे में अपन देखेंगे। वे संकुल जिनमें प्रति आयन संभावित लिगेंड हो, मतलब प्रति आयन आयनिक लिगेंड हो, आयनिक लिगेंड मतलब बाहर की तरफ लिगेंड उपस्थित हो। तो हमने पहले पढ़ा था कि बाहर की तरफ लिगेंड उपस्थित हो, अंदर की तरफ भी लिगेंड उपस्थित होते हैं। मतलब बाहर की तरफ आयन होते हैं वो भी लिगेंड के रूप में काम कर सकते हैं, मतलब अंदर आए तो लिगेंड के रूप में काम कर सकते हैं, बाहर जाएंगे तो आयन के रूप में काम कर सकते हैं। इस प्रकार के कुछ यौगिक होते हैं। तो इसमें देखेंगे प्रति आयन लिगेंड लिगेंड हो तथा जिनकी संभावित लिगेंड हो तथा किसी लिगेंड को प्रतिस्थापित करके, और वो संभावित जो लिगेंड है प्रति आयन लिगेंड होता है वो संभावित लिगेंड दूसरे अंदर वाले जो आयनों को प्रतिस्थापित करके वो जुड़ जाते हैं और दूसरा लिगेंड बनाते हैं, और उसको अपन क्या बोलेंगे, आयनन समावयता बोलेंगे। देखिए इसके अंदर आगे एग्जाम्पल दे रखा है CuH2O5, मतलब ये इसका पेंटा एक्वा, और बाद में पीछे दे रखा है नाइट्रिडो दे रखा है, इधर कॉपर है, कॉपर के ये दो आयन है, और पीछे दे रखा है क्लोरो दे रखा है आयन के रूप में क्या है, क्लोरो दे रखा है, क्लोराइड दे रखा है। तो क्लोराइड जब अंदर आ जाएगा और नाइट्रो समूह बाहर चला जाएगा तो क्लोराइड क्या हो जाएगा, क्लोरो के रूप में बदल जाएगा, क्लोराइड को अपन क्लोरो बोलेंगे। तो जो क्लोरो किसके रूप में काम आ जाएगा, क्लोरो काम आ जाएगा अपने लिगेंड के रूप में। और ये NO2 है जो यहाँ दे रखा है, ये अपने बाहर की तरफ आ जाएगा, और ये बाहर की तरफ आ जाएगा तो ये आयन के रूप में काम आएगा, फिर इसको आयन बोलेंगे अपन। और ये क्लोरो समूह है, ये जब अंदर की तरफ आ जाएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। अब ये आ गया, देखिए आगे हो गया ऐसे, जो कॉपर है, कॉपर के 5 पेंटा एक्वा है, और उसके बाद में अंदर क्लोरो आ गया तो लिगेंड कौन है, क्लोरो, और बाद में NO2 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला गया तो इस NO2 को अपन यहाँ क्या बोलेंगे, ये आयन बोलेंगे, आयनिक समा। देखो हमने पढ़े थे, अंदर वाले को अपने बोला था कोऑर्डिनेशन स्पेयर और बाहर वाले को बोला था आयनिक स्पेयर। तो अपना जो ये क्लोरो समूह था वो तो आ गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, और नाइट्रो समूह था वो कहाँ चला गया, नाइट्रो जो यौगिक था वो कहाँ चला गया, आयनिक स्पेयर में, ठीक है। इस प्रकार की समावयताएं होगी उनको अपन क्या बोलेंगे, आयनन समावयताएं बोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में ये आगे नोट दे रखा है, उसमें क्या है, इसमें दे रखा है उपसर्ग यौगिकों में लिगेंड तथा प्रति आयनों के मध्य स्थानांतरण होने से प्रति आयन लिगेंड आपस में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने के आधार पर, केंद्रीय धातु परमाणु से कौन सा जुड़ा हुआ है भाई, इस दोनों यौगिक, अब ये भी है, ये भी अपन उस पूरे यौगिक में देख तो सकते नहीं कि भाई इसमें कोई भिन्नता तो होती नहीं बाहर से, तो उसको अंदर भाई कौन सा समय बाहर है कौन सा अंदर है, उसको जुड़ने कौन सा जुड़ा हुआ उसका अपन परीक्षण करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आगे लिखा, जो आधार पर उत्पन्न होने वाली समावयता के आधार पर आयनन समावयता को समझा जा सकता है, मतलब इस प्रकार से इसको अपन समझा पाएंगे, ठीक है। उसके बारे में बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देर का कोबाल्ट, ये CO है, CO मतलब इस प्रकार से कोबाल्ट है, CO इस प्रकार से, इसने क्या कर रखा है, दोनों C और O दोनों बराबर कर रखा है, कार्बोनिल बना रखा है। ये कार्बोनिल नहीं पे विद्यार्थी ध्यान रहे, ठीक है। अब है CO H2O5 Br और SO4 बार लिख रखा है, ठीक है। तो SO4 मतलब बार है, इसका मतलब ये हुआ कि SO4 इस बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके
बेरियम सल्फेट का निर्माण करेगा, सवेत विलयन का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सल्फेट बाहर की तरफ है, सल्फेट वो आयन के रूप में काम कर रहा है, और ब्रोमो है वो किसके रूप में काम कर रहा है, लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। ये चीज़ अपने को यहाँ पे समझ में आई। अब है आगे वाला, आगे है नीचे आगे दे रखा है अपना CO H2O5 और सल्फेट को अंदर दे रखा है लिगेंड के रूप में। सल्फेट अब आ गया लिगेंड के रूप में, देखिए लिगेंड के रूप में आ गया, ठीक है। और हाँ, तो उसमें फ़ोन आ गया था बीच में। तो इसमें क्या है कि ये सल्फेट है, तो ये क्या है लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, और ब्रोमो यहाँ पे आयन के रूप में काम कर रहा है। तो AgNO3 के साथ NO3 के साथ में अपन इसकी क्रिया करवाएंगे, सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया करवाएंगे। यदि ब्रोमाइड बाहर है तो यहाँ बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा। और यदि देखिए दोनों अपन डालेंगे, एक बार अपन बेरियम क्लोराइड डालेंगे, तो बेरियम क्लोराइड डालने पर यदि कुछ अवक्षय अपन सवेत अवक्षय प्राप्त होता है तो सल्फेट किसके रूप में काम कर रहा है, तो सल्फेट हमारे काम कर रहा है किसके रूप में, आयन के रूप में। किसके रूप में काम कर रहा है, आयन के रूप में। यदि अपन ये बेरियम क्लोराइड के द्वारा ये अवक्षय प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी प्रकार से आयन के रूप में काम नहीं कर रहा। उसके बाद बात आती है अपने इसकी, तो इसमें यदि अपने सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, यदि सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है हमें, इसका पीले रंग का यदि विलयन प्राप्त होता है हल्के पीले रंग का, तो इसका मतलब हमें ये समझेंगे कि ये ब्रोमाइड है, ये आयन के रूप में काम कर रहा है। अब यदि ये इस प्रकार से कोई विलयन प्राप्त नहीं होता है तो हम समझेंगे ब्रोमाइड आयन के रूप में काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई ब्रोमो उपस्थित नहीं है आयन के रूप में, ठीक है। यहाँ अपना ये स्टार्ट से हमने पढ़ा था कि ये अपना परीक्षण नहीं देते जलीय विलयन में। कौन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर या संकुल यौगिक होते हैं, उनके जो आयन होते हैं वो अपने इस प्रकार के कोई भी प्रकार के परीक्षण नहीं देते, कोई भी प्रकार के टेस्ट नहीं देते। देखिए ये यहाँ पे ब्रोमो, ये जो सिल्वर नाइट्राइट है, यदि ऊपर वाले रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ये कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं करेंगे, और यहाँ पे किसी भी प्रकार के हल्के पीले रंग का विलयन नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसके अंदर है, कोष्ठ के अंदर वाला बाहर वाले के साथ क्रिया नहीं करता, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता, क्योंकि अंदर वाले जो यौगिक होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। स्थायी होने के कारण ये किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते, अपने परीक्षण टेस्ट नहीं देते। ये चीज़ आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। आगे है बंधनी समावेता, दूसरी संरचनात्मक समावेता का दूसरा पार्ट। ये समावेता जिसमें उभय दंतुक लिगैंड उपस्थित होते हैं, जिनके दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ भिन्न भिन्न रूप से बंध बनाते हैं, उन समावेता को अपन बंधनी समावेता बोलेंगे, ठीक। इसमें क्या है, जो लिगैंड होंगे वो अपने उप सहसंयोजक लिगैंड, सॉरी, जो इसके अंदर लिगैंड उपस्थित होंगे वो उभयदंतुक लिगैंड होंगे, मतलब वो दोनों तरफ से, दोनों, मैंने आपको उभयदंतुक लिगैंड के बारे में बोला था क्या। तो उभयदंतुक लिगैंड क्या है कि इसमें वे लिगैंड जो उसके अंदर दो के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, दाता परमाणु दो उपस्थित होते हैं, परंतु उसमें जो बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, उपसंयोजक बंध बनाता है, वो केवल एक बंध ही बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लिगैंड होंगे उसमें उसके द्वारा जो समावेता उत्पन्न होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, बंधनी समावेता बोलेंगे, परंतु एक समय में केवल एक ही बंध बनाता है। मैंने इस प्रकार की आपको बात बताई थी, आप इसे देखिए उभयदंतुक लिगैंड में, तो इसमें देखेंगे अपन कैसा होता है। देखिए यहाँ पे ये साइनो है, यहाँ दे रखा है, नीचे एग्जाम्पल दे रखा है FeH2O5 CN कोष्टक बंद Cl2, ठीक है। तो इसमें यहाँ साइनो दे रखा है, CN दे रखा है, तो ये उभयदंतुक लिगैंड है। यहाँ क्लोरो भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, और नाइट्रोजन भी यहाँ पे कार्बन भी बना सकता है और नाइट्रोजन भी बना सकता है, दोनों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कार्य कर रहा है वो कार्बन कर रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे साइनो, क्या बोलेंगे, साइनो बोलेंगे। और यदि यहाँ पे नाइट्रोजन करता होता है तो उसको अपन बोलते हैं आइसोसाइनो। तो इसमें यहाँ पढ़ेंगे, इसमें इसका नाम यहाँ होगा, इसका नाम होगा सबसे पहले, इसमें जो लिगैंड है कौन कौन से दे रखा है, पहला लिगैंड दे रखा है H2O5, तो H2O5 दे रखा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वा, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वा, इसका नाम होता है एक्वा, ठीक है। और इसका होता है साइनो, तो C पहले आता है A, तो पहले आता है अपना A, ठीक है। तो अपन पहले रखेंगे
एक्वा वाला। तो एक्वा वाला कितने 5, तो पेंटा एक्वा, ठीक है। साइनो कितना 1 है, तो साइनो, और इसका नाम क्या है फेरस, इसका नाम क्या रहेगा फेरस, ठीक है। कि यदि इसके ऊपर ऋणायन होता पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो इसको अपन फेरेट लिखते, परंतु यहाँ पे क्लोरो पीछे क्लोरो दे रखा है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा फेरस। और यहाँ फेरस की इसको ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 2 तो क्लोरो है ऋणायन के, और एक है साइनो, तो ऋणायन के कितनी हुई -3, तो -3, तो इस फेरस के ऊपर कितना आ जाएगा +3। तो यहाँ पे अपन करेंगे 3 आयन होंगे और पीछे कर देंगे क्लोराइड, तो यहाँ क्लोराइड लिख रखा है, तो क्लोराइड लिखना है इसका, ठीक है ना, ये क्लोराइड है पीछे। और उसके बाद में आगे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये यहाँ पे पहले यहाँ पे जो जुड़ने वाला था, जो बॉन्ड बनाने वाला था, ये कार्बन था, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनाने वाला है वो कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसमें एक बार जो बंध बन रहा है वो कार्बन के साथ बन रहा है, एक बार किसके साथ बन रहा है, नाइट्रोजन के साथ बन रहा है। इसलिए ये यौगिक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन उभयदंतुक लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। उभयदंतुक लिगेंड बोलने के सॉरी इस उभयदंतुक लिगेंड में क्या होगा, जो ये कार्बन है, एक बार कार्बन बंध बनाएगा, एक बार नाइट्रोजन बनाएगा, इस प्रकार से इसमें बंधित जो यौगिक है उसकी जो प्रवृत्ति वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक्सचेंज होने के कारण इसमें एक नई समवायता उत्पन्न होगी। आगे है, इसका नाम है, तो इसका नाम आप देख लोगे, इसका नाम दे रखा है, पहले वाले का दे रखा है पेंट्रा, जो देख लिया आपने, दूसरे का है पेंटा एक्वा आइसोसाइनोफेरस क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड, तो ये ध्यान रखोगे। इस प्रकार से नीचे भी एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल आप कर लोगे। उसके बाद है हाइड्रेट समवायता, ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनको जलीय विलयन में मिलाने पर समन्वय मंडल में, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जलीय अणुओं की संख्या में भिन्नता पाई जाती है, उसे हाइड्राइड समवायता या जल योजन समवायता कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब किसी यौगिक को अपन जलीय विलयन में मिलाते हैं, तो उसमें जो अंदर वाले जो यौगिक है, जो जल होता है, अंदर के जल के अणु होते हैं, जो उनको अपन लिगेंड बोलते हैं, या एक्वा के संख्या है समन्वय मंडल में, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो जल के अणु है उनकी संख्या में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। उस प्रकार की जो समवायता होती है उसको जल योजन समवायता बोलते हैं। देखिए पहले यौगिक दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल एक ही है, 2-3 दे रखे हैं, ये एक ही एग्जाम्पल है, अलग अलग नहीं है। इसमें दे रखा है क्रोमियम, क्रोमियम के बाद दे रखा है अपने एमीन दे रखा है, 3 एमीन के अणु दे रखे हैं, उसके बाद 3 जल के अणु दे रखे हैं, बाहर 3 क्लोरो के अणु दे रखे हैं। जो क्लोरो के अणु तो ये आयन के रूप में, ठीक है। अब होगा क्या, इसके अंदर अपन जलीय विलयन के अंदर डालेंगे, तो जलीय विलयन के अंदर डालने पर क्या हो जाएगा, क्लोरो का अणु होगा एक, वो अंदर चला जाएगा, और एक जल का अणु क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब अंदर जल के अणुओं की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी समन्वय मंडल के अंदर, और बाहर जल के अणुओं की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से देखिए अंदर अंदर यहाँ पे, तो यहाँ क्लोरो कितने 3, ठीक है, और यहाँ पे जल के अणु के अंदर कितने 3, बाहर कोई जल का अणु नहीं है और अंदर कोई क्लोरो का अणु नहीं है, ठीक है। जब अपन आगे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बाहर क्लोरो के तो रहते हैं 2, और क्लोरो एक चला जाता है अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जल का कितना रहता है 2, और एक जल का अणु क्या आ जाता है बाहर, तो इसके नाम में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे नाम क्या है इसका, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे नाम क्या हो गया, यहाँ ट्राई एमीन तो रह गया, एक्वा डाई रह गया, और क्लोरिडो क्रोमियम एक्वा क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आ गया है क्रोमियम के बाद में यहाँ पे जो जल का अणु अंदर एक ही रहा है, और बाद में क्रोमियम का अणु है, सॉरी क्रोमियम नहीं, क्लोरो के अणु है, वो क्लोरो अणु एक बार एक रह गया, और जल के अणु बाहर कितने आगे 2 आ गए। यहाँ पे 2 करने थे आगे, इसने 2 नहीं किए, आगे 2 के अणु हो गए, ठीक है। और अंदर जल के अणु कितने हो गए 1, ठीक है। इस प्रकार के जो पार्ट होगा उसमें क्या आ जाता है, डाई ट्राई एमीन एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम एक्वा क्लोराइड। इस प्रकार से इस जो समवायता होगी, जो इसमें जल के अणुओं में भिन्नता आ जाती है, और जलीय विलयन में इस प्रकार के जो समवायों को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्राइड समवायता बोलेंगे। आगे है नेक्स्ट उपसंयोजक समवायता। इसमें क्या होता है देखिए, वे समवायता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों की संकुल यौगिक होते हैं, यहाँ दोनों के उपसंयोजक यौगिक होते हैं, जिसमें धनायन के भी संकुल होते हैं और ऋणायन के, मतलब इसमें जो संकुल पाए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे, ठीक है।
उपसहयोगी यौगिक कितने पाए जाएंगे? 2 पाए जाएंगे। ठीक है, साथ में 2 कॉम्प्लेक्स साथ में, दोनों समन्वय मंडल होंगे, आयनिक मंडल इसमें उपस्थित नहीं होगा, आयनिक इस पर अनुपस्थित होगा। इस प्रकार के यौगिकों में ये पाई जाती है। तो वे समवायता उन जो दोनों में उपस्थित 2 उपसहयोगी यौगिकों के अंदर उनके अंदर उपस्थित लिगेंड, दोनों के अंदर लिगेंड उपस्थित होते हैं और लिगेंड आपस में क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाते हैं। आधा लिगेंड इधर, एक के लिगेंड इसमें चले जाते हैं, दूसरे के लिगेंड इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार की समवायता को अपन क्या बोलेंगे? उपसहसंयोजक समवायता बोलेंगे। देखिए इसमें आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें दे रखा है अंतर परिवर्तन, देखा ना, विनिमय, अंदर उपस्थित लिगेंडों का आपस में अंतर परिवर्तन विनिमय हो जाता है। इस प्रकार से उपस्थित होने वाली समवायता को अपन क्या बोलेंगे? उपसहसंयोजक समवायता कहते हैं। ठीक है, आगे है, इस प्रकार की समवायता आपको दे रखी है, वो ये दे रखी है PTNS3 4 और बाद में दे रखा है Fe-क्लोरोकी 4। इसमें क्या होगा? अंतर विनिमय होगा। इसमें जो क्लोरो के 4 अणु हैं Fe के साथ, वो आ जाएंगे प्लेटिनम के साथ, और प्लेटिनम के साथ एमीन समूह है, वो एमीन आ जाएंगे किसके साथ? फेरस के साथ, फेरेट के साथ। इस प्रकार का जो एक्सचेंज होगा, तो देखिए यहाँ पे ये फेरेट तो किस में बदल गया? फेरस में बदल गया। क्यों फेरेट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इसके पूरा पूरा ये कॉम्प्लेक्स था, ये कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज था? ऋणायन था। क्योंकि आपको मैंने बोला था ऋणायन वाला हमेशा पीछे रहता है और धनायन वाला आगे रहता है। तो यहाँ पे भी ये ऋणायन है, क्योंकि यहाँ क्लोरो के कितने अणु हैं? 4 है। तो 4 अणु क्लोरो के है, तो फेरस के कितने हो सकते हैं? -2 हो सकते हैं, सॉरी +2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने रहेंगे? इसके ऊपर चार्ज रहेगा +2, सॉरी -2, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर रह गया +2। तो ये +2 वाला प्लेटिनम है और -2 वाला कौन है? Fe वाला कॉम्प्लेक्स है। प्लेटिनम वाला कॉम्प्लेक्स है वो तो है +2 वाला, और Fe वाला कॉम्प्लेक्स है वो -2 वाला। तो यहाँ दे रखा है प्लेटिनम वाला कॉम्प्लेक्स का नाम दे रखा है टेट्रा एमीन प्लेटिनम की जो कोष्टक में 2 है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, उसके बाद दे रखा है टेट्रा क्लोरिडो फेरेट। फेरेट क्यों दे रखा है? क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा ये संकुल है, ये कैसा है? ऋणायन है। तो ऋणायन होने के कारण इसको अपन क्या बोलेंगे? फेरेट बोलेंगे। एट लगाते हैं पीछे, मैंने आपको वहाँ बताया था कि यदि ऋणायन होता है तो उसको पीछे अपन जो केंद्रीय धातु परमाणु उसके नाम के पीछे अपन एट लगाते हैं। और अभी इस प्रकार से हो गया। अब दोबारा क्या होता है? क्लोरो चले जाएगा इधर, और एमीन आ जाएगा इधर, तो एमीन इधर आ जाएगा और क्लोरो इधर प्लेटिनम के साथ चला जाएगा। तो प्लेटिनम वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा, और फेरस वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा रह जाएगा? धनायन हो जाएगा। इस प्रकार से जो Fe है, तो Fe जो ये हो जाएगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? Fe के साथ में आ गया अपना एमीन, तो इसमें नाम हो गया टेट्रा एमीन फेरस जो सेकेंड है, और उसके बाद प्लेटिनम वाला के नाम रख दिया टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनम, क्योंकि यहाँ पे क्लोरिडो आ गए थी 4, तो 4 क्लोरो आने की वजह से प्लेटिनम के ऊपर तो ऑक्सीजन, प्लेटिनम की तो +2 ही रहेगी और Fe की +2 ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा, वो फेरस वाले कॉम्प्लेक्स के साथ चार्ज आ जाएगा +2, और प्लेटिनम वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा -2। ठीक है, इस वजह से क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम ऋणायन वाला जो लिगेंड है वो इसमें आ गया, और ये जो NH3 वाला है, जो एमीन है, ये क्या होता है? उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता। और इसी प्रकार से नीचे और एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, इस एग्जाम्पलों को आप करोगे। उसके बाद आ जाता है 5वीं आपकी जो समवायता, उसको बोलते हैं स्थिति समवायता, या पोजीशन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे द्विकेंद्रीय संकुल जिनमें 2 धातु केंद्रीय धातु परमाणु या लिगेंड सेतु लिगेंड द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें अन्य लिगेंडों होने के कारण इन्हें वे लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु का विनिमय करते हैं, अतः इन्हें उत्पन्न होने वाली समवायता को अपन क्या बोलेंगे? स्थिति समवायता बोलेंगे। होता क्या है इनमें? थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल समझाया था। इस प्रकार के एग्जाम्पल में ये जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं, ये 2 पाए जाते हैं किसमें? लिगेंड, सेतु लिगेंड युक्त अपने उपसंयोजक यौगिकों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें आपका कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के बीच में कौन है? एम यहाँ पे एमीन है, और यहाँ OH समूह उपस्थित है। ठीक है,
तो इधर साइड में कोबाल्ट के साइड में कौन क्लोरो जुड़ा हुआ है और एक जल काणु जुड़ा हुआ है, दो जल के मतलब एक्वा जुड़े हुए हैं, और इस साइड में केवल कौन जुड़ा हुआ है, एमीन जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ से होगा क्या है कि यहाँ ये क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो क्लोरो है, यहाँ जल के अणु यहाँ एक दूसरे ये एक कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए, तो ये दोनों के साथ कोई एक दूसरा एक यहाँ से निकल के कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ वाला निकल के कोई यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से जो केंद्रीय धातु परमाणु एक ही उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर जो अलग अलग केंद्रीय धातु परमाणु, दो केंद्रीय धातु परमाणु होंगे, उनके लिगेंडों में क्या होता है, अंत परिवर्तन हो जाता है, लिगेंड आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे दोनों जो अपने उपसहसंयोजक यौगिक थे वो अलग अलग थे, दोनों कॉम्प्लेक्स थे वो अलग अलग थे, दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्सों में क्या हो रहा था, लिगेंडों का विनिमय हो रहा था। यहाँ पे एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ पे दो केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होते हैं उसमें आपस में लिगेंडों का विनिमय होता है। इस प्रकार की जो समयता होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजक स्थिति समयता बोलेंगे। ये चीज़ आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। आगे आ जाता है आपका आगे वाली जो समयता होगी उसको अपन बोलेंगे लिगेंड समयता। इसमें क्या होता है, लिगेंड आपस में समयता प्रदर्शित करते हैं। ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप पढ़ लेंगे एक बार कि किसी भी संकुल में उपस्थित लिगेंडों में समयता संभव होती है, मतलब लिगेंड के अंदर ही समयता होती है। लिगेंड की स्थिति अलग अलग होती है, उसके अंदर जो अलग अलग स्थिति पर जो समूह पाए जाते हैं, इस प्रकार की समयता को अपन क्या बोलेंगे, लिगेंड समयता बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस प्रकार से होती है ये लिगेंड समयता। देखिए जैसे कि एक लिगेंड है C6H5Cl, ये लिगेंड है। ठीक है, अब इसकी संरचना बनाऊंगा मैं, तो संरचना इस प्रकार से होगी। आपको पता ही है कि बेंजीन की संरचना कैसे होती है, ये होती है। इसमें क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, ये Cl जुड़ा हुआ है, और इसमें एक कार्बन है वो क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। जैसे ये कार्बन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। अब या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं, दो बार कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये था, आपने बताया था थोड़ी देर पहले, C6H5Cl। इसमें है जैसे कि एक समूह, जैसे ये है बेंजीन समूह, ये क्लोरो, ये जुड़ गया यहाँ से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है M के साथ, मतलब किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। ये आपका बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसकी क्लोरो की स्थिति ये है, क्लोरो की स्थिति ये भी हो सकती है, क्लोरो की स्थिति ऐसे भी तो रह सकता है, ऐसे इसको मना कर रहा है क्या, ऐसे भी किसी यौगिक के अंदर ऐसे भी रह सकता है। यहाँ पे भी ये M के साथ यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे इस स्थिति पे भी जुड़ सकता है, इस स्थिति पे जो भी जुड़ सकता है, इस स्थिति पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है, कहीं पे भी ये जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और एक तो ये हो गया। दूसरी बात, ये इस प्रकार के जो लिगेंड होंगे, लिगेंडों के अंदर समयता उपस्थित है। अब यहाँ पे उसके अंदर कहीं केंद्रीय धातु परमाणु के आपस में जुड़ने से कोई नहीं, परंतु लिगेंड तो परिवर्तित हो गया ना, लिगेंड के नाम में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार की जो समयता होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, लिगेंड समयता बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो इस संरचनात्मक समयता है वो इसी के साथ पूरी हुई। और धन्यवाद, पढ़ते रहिए और ध्यान रखें हमेशा वीडियो का, और जो भी प्रॉब्लम हो वो बताते रहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आप घर पे बैठे हो तो बैठे रहने के साथ आप थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और मैं अंत में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पढ़ रहा है उसको ही सुनाई दे। ठीक है, बाकी वाले तो वैसे ही बहुत ही महान इंसान है, उनको तो बताने से तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उन्हें मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई कीजिए, बढ़िया रहेगा। लॉकडाउन का पढ़ाई में फ़ायदा उठाइए, बिना फालतू के इधर उधर न ताके। धन्यवाद।